नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का निशाना राम मंदिर है। पीएम का मिशन दक्षिण 24 पक्का प्लान, पीएम के निशाने पर कांग्रेस। कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। यहां करीमनगर में तो आपने बीजेपी एमपी की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस की हार यहां इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना पाई। और बीआरएस का यहां कोई अता पता ही नहीं है। तेलंगाना के आप सभी लोगों ने 10 साल में मेरा काम देखा है। आपके एक वोट से भारत विश्व में 5th लार्जेस्ट 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म कर दिया। आपके एक वोट से भारत डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया। ये सब किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। ये आपकी वोट की ताकत है। इसके कारण देश में ये सब कुछ हो पा रहा है। मैंने बहुत साल तक गुजरात में काम किया है। सारे चुनाव मैं वहां जीत जाता था। लेकिन गुजरात में भी अगर मोदी को सुबह 10 बजे इतनी बड़ी रैली करनी है तो मैं कभी नहीं कर पाता था। आज आपने इतनी बड़ी रैली, और मैं देख रहा हूं आपने जो मैदान तय किया है उससे बाहर भी और अभी भी लोग आ रहे हैं। सुबह 10 बजे इतनी बड़ी रैली मैं गुजरात में भी नहीं कर सकता हूं। मैं आपको 100 सलाम करता हूं। आपने इतना बड़ा प्यार और आशीर्वाद दिया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। सोनिया गांधी के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सीएम योगी का यह बयान सामने आया है। बांटो और राज करो, कांग्रेस को विरासत में प्राप्त। सोनिया ने यूपीए की चेयरपर्सन के रूप में 2004 से 14 में क्या किया? सीएम योगी का यह बयान सामने आया है। वहीं ओबीसी के आरक्षण पर सेंध की साजिश, कांग्रेस का घोषणा पत्र ही विभाजनकारी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठाए। सोनिया गांधी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने की साजिश, बांटो और राज करो, कांग्रेस को विरासत में मिला। सोनिया ने यूपीए के चेयरपर्सन के रूप में 2004 से 14 तक क्या किया?
कांग्रेस का घोषणा पत्र ही विभाजनकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है। सोनिया गांधी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह हर व्यक्ति जानता है। बांटो और राज करो, ये कांग्रेस को विरासत में प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों की कुटिल चाल को 1947 में कांग्रेस ने सफल होने दिया और देश का बंटवारा पहले किया। आजादी के बाद जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश के अंदर वर्ग संघर्ष करा करके आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, ये सब तो कांग्रेस की देन है। और यूपीए चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2004 से 2014 के बीच में क्या किया था, कौन नहीं जानता उस समय। क्या ये सच नहीं कि ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने गठित की थी और कमेटी ने संस्तुति की थी कि ओबीसी के आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय और एनडीए ने उस समय विरोध किया था, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। फिर एससी एसटी के अधिकारों पर भी इन लोगों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यह भी कांग्रेस के समय हुआ था। तो कांग्रेस उस समय, एनडीए और बीजेपी ने इसका विरोध किया था, कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। आज जब 2024 का लोकसभा का सामान्य चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है, भारत को वर्ग संघर्ष की ओर ले जाने वाला है, भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों में सेंध लगाने वाला है। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे और कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। तीसरे चरण में भी यूपी में कम हुआ मतदान, दूसरे चरण से ज्यादा वोटिंग, लेकिन हो रही है कम वोटिंग। 2019 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत रहा बेहद कम। 2019 के चुनाव में इन सीटों पर 60.52% वोट पड़ा था, जबकि इस चुनाव में इन सीटों पर 57.34% वोटिंग दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा संभल में वोटिंग दर्ज की गई, जहां करीब 62.81% यानी करीब 63% वोट पड़ा है। वहीं सबसे कम आगरा सीट पर 53.99% वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर हुए मतदान में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसी चरण की वोटिंग में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, अखिलेश के परिवार के 2 अन्य सदस्य, प्रदेश सरकार के 2 मंत्री और बीजेपी के 4 मौजूदा सांसदों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में दर्ज हो चुका है। तीसरे चरण में मंगलवार शाम 8 बजे तक 57.34% वोटिंग दर्ज हुई। तीसरे चरण में इस बार के दूसरे चरण से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है, लेकिन 2019 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत कम है। पिछले 2019 के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 60.52% रहा था। तो ये 10 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कल के मतदान, तीसरे चरण के मतदान की 10 तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में 10 जिलों में कल लोकसभा के चुनाव थे। अलग अलग सीटों पर वोट डालने के लिए मतदाता किस तरह से बाहर निकल कर आए हैं, किस तरह से कतारों में मतदाता देखे जा सकते हैं। हालांकि 2019 के मुकाबले वोटिंग अगर देखी जाए तो तीसरे चरण में दोनों चरणों की अपेक्षा वोटिंग प्रतिशत जरूर सुधरा है, लेकिन 2019 के मुकाबले अभी भी 3% कम वोट दर्ज किए गए। और इसी खबर पर
लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से वोट प्रतिशत को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी, 2 चरणों के मुकाबले तीसरे चरण में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन 2019 के मुकाबले अभी भी 3% कम वोट दर्ज किया गया है। बिल्कुल, देखिए यूपी सहित पूरे देश में कल तीसरे चरण का लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ। यूपी की 10 सीटें थी जहां पर कल मतदान हुआ था, जिसमें बदायूं थी, बरेली थी, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इन सभी सीटों पर कल मतदान जो है वो संपन्न हुआ है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग को उम्मीद थी कि शायद पहले दूसरे चरण के बाद अब इस चरण में जो है वो मतदान प्रतिशत में इजाफा देखने को ज़्यादा मिलेगा, वो नहीं मिला। हालांकि पहले और दूसरे चरण से अधिक मतदान हुआ है, लेकिन 2019 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कल वाला जो मतदान है वो कम ही रहा है, क्योंकि 2019 के चरण में इन सीटों पर जो मतदान हुआ था वो 60.52% था, और कल जो मतदान हुआ है वो 57.34% ही जो वोट हैं वो पड़ पाए हैं, जिसमें सबसे अधिक जो सीट है वो संभल में हुए हैं, सबसे कम मतदान जो है वो आगरा में हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम कोशिशों, तमाम प्रयासों के बावजूद जो मतदान प्रतिशत है, जिसमें चुनाव आयोग को उम्मीद थी, कई तरीके के चुनाव आयोग की तरफ से प्रयास किए गए, जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए, कैंपेनिंग की गई, लेकिन उन सबके बावजूद मतदान प्रतिशत में उस तरीके से इजाफा फिलहाल देखने को नहीं मिला है, जिस अनुपात में चुनाव आयोग को उम्मीद थी कि इस बार जो है मतदाता जो है वो जागरूक होगा, चाहे सोशल तरीके से बात की जाए, चाहे अलग अलग माध्यमों से बात की जाए, हर जगह से चुनाव आयोग की तरफ से कैंपेनिंग कराई गई, लोगों से अनुरोध करी गई, बड़े बड़े जो नेता थे वो गए, उन्होंने जाके वोट डाल के ट्वीट किया और आग्रह किया, अपील की आम लोगों से, अपने मतदाताओं से कि वो निकलें और जाकर मतदान का प्रयोग करें। पहले मतदान उसके बाद जलपान का जो है ये नारा भी दिया गया, लेकिन इन सबके तमाम प्रयासों के बावजूद भी अगर आप देखें तो मतदान प्रतिशत में इजाफा जो है वो देखने को नहीं मिला है। कल का चुनाव इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि कई बड़े चेहरे कल जो थे उनके लिए मतदान था, जिसमें सबसे अहम जो बात करें तो मैनपुरी की सीट थी, जहाँ से अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव मैदान में है, और बीजेपी ने वहाँ से जयवीर सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री हैं उनको वहाँ से मैदान में उतारा है। तो वो सीट सबसे अधिक कह सकते हैं हॉट सीट कल की थी और उसमें सबसे अधिक चर्चा भी हो रही थी। इसी तरीके से आप देखें बदायूं की जो सीट है वहाँ से शिवपाल यादव को पहले टिकट दिया गया था, उसके बाद उन्होंने अपनी जगह पर अपने बेटे आदित्य यादव को जो है वहाँ पर मैदान में उतारा, तो ये सीट भी चर्चा का विषय बनी हुई थी। फिरोजाबाद की सीट जहाँ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव के जो बेटे हैं वो वहाँ से मैदान में थे, तो उसको लेकर चर्चा हो रही थी। तो कहीं ना कहीं कल का जो चुनाव था वो कई मायनों में अहम रहा है, लेकिन मतदान प्रतिशत में जो कमी रही है उसने न केवल बीजेपी बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता बढ़ा दी है। जी बिल्कुल, तो राजनीतिक दलों की चिंता तो जाहिर सी बातें बढ़ गई है। कोशिश की गई थी 2 चरणों के मुकाबले कुछ सुधार जरूर तीसरे चरण में देखने को मिला है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित जो देख रहे हैं एक पैटर्न भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले चरण से तीसरे चरण में जो सुधार हुआ है, क्या आगे आने वाले चरणों में उम्मीद की जा सकती है कि ये प्रतिशत और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका असर क्या आने वाले चरणों में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से लगातार इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोग जागरूक हों, आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान केंद्रों पर तमाम तरह की जो सुविधाएं थी वो बढ़ाई गई हैं ताकि मतदाता को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। हालांकि अलग अलग कारण हैं जिस वजह से शायद अभी मतदान प्रतिशत में वो इजाफा देखने को नहीं मिला, चाहे वो पहला चरण रहा हो, दूसरा हो, तीसरा हो। उम्मीद है चुनाव आयोग की बाकी बचे हुए जो चरण हैं, 4 चरण हैं, उनमें जरूर मतदाता जो है वो जागरूक होंगे और तेजी के साथ में आकर मतदान प्रतिशत में जो है वो बेहतर इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नोएडा में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि एक बच्ची पर पालतू कुत्ते ने अटैक कर दिया, जिससे बच्ची घायल हो गई। वहीं कुत्ते के अटैक का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तभी बच्ची के परिजनों ने नोएडा प्राधिकरण और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला सेक्टर 107 स्थित लोटस सोसाइटी की लिफ्ट का बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दागियों के सहारे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कई दागियों पर लगाया दाव। मोहिबुल्लाह नदवी पर अवैध कब्जा करने का केस है दर्ज। वहीं सपा के रामपुर प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी पीलीभीत के भगवान शरण के खिलाफ 2 केस दर्ज।
बिजनौर के हरेंद्र मलिक पर एक केस दर्ज, वहीं लखनऊ प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा पर कई केस दर्ज हैं। सुल्तानपुर के प्रत्याशी रामभुआल निषाद भी अनगिनत मामलों में कानून की गिरफ्त में, वहीं अफजाल अंसारी भी सपा के प्रत्याशी। तो सपा के रामपुर प्रत्याशी है मोहिबुल्लाह नदवी। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद आसिफ बेग लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं दागी प्रत्याशियों पर जिस तरह से दाव लगाया है और एक के बाद एक कर तमाम प्रत्याशियों के ऊपर केसेस की जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उस पर लेकर क्या कहना है, क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी कभी चर्चित थी कि वह गुंडा और माफियाओं के सहारे चुनाव लड़ती है। अगर बात करें पिछले चुनाव की तो मुलायम सिंह यादव की बात करें तो उनकी गोद में माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, कई ऐसे तर्क थे जो चुनाव में गड़बड़ी भी फैलाते थे और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने का काम भी करते थे। लेकिन जब जनता ने इस बात को समझा तो समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर फेंक दिया। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का आपराधिक प्रेम है वह अभी कम नहीं हुआ है। अगर बात करें रामपुर की सीट की तो यहाँ पर जामा मस्जिद के प्रेस इमाम मोहिबुल्लाह चुनाव मैदान में है, लेकिन उन पर भी जमीन कब्जा करने का मुकदमा दर्ज है। ठीक उसी तरह हरेन मलिक और भगवान सरल पर भी मुकदमा दर्ज है। लेकिन अगर बात करें रविदास मेहरोत्रा जो लखनऊ सीट से सपा प्रत्याशी घोषित है या अपराध के सम्राट माने जाते हैं, इन पर इतने मुकदमे दर्ज हैं और वह अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा यानी कि 251 बार जेल का सफर भी काट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर प्रत्याशी रामभुआल निषाद की बात करें तो उन पर भी कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जिसको लेकर अब विपक्ष ने निशाना भी साधना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रविदास मेहरोत्रा, रामभुआल निषाद, हरेन मलिक, मौलाना मोहिबुल्लाह तो यह बानगी भर है। अगर डाटा खंगाला जाए तो इनके कई आपराधिक मुकदमे सामने आ सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से सुल्तानपुर के सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद और लखनऊ के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा पर अनगिनत मुकदमे दर्ज है तो इसको लेकर जनता भी अब समझ चुकी है और जनता भी अब यह कहने लगी है कि कभी अखिलेश यादव अपने आप को स्वच्छ छवि का नेता बताते हैं और यहाँ तक कि वह भाषणों में भी विपक्षियों पर निशाना भी साधते हैं। लेकिन अब उनके प्रत्याशी जिस तरह से आपराधिक मुकदमों से लबरेज है, ऐसे में अब जनता क्या फैसला लेती है यह समय ही बताएगा, क्योंकि जो चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में जनता साफ छवि और बेदाग छवि के नेता को चुनती है। ऐसे में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है और रिजल्ट भी जो परिणाम आना है वह विपरीत जा सकता है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।